नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे बीच में जो आर्टिकल है ना, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है और क्लाइमेट चेंज से संबंधित हमने मुझे लगता है कि 7-8 आर्टिकल तो डिस्कस कर लिए होंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको भी लग रहा है और मुझे भी लग रहा है, एक कंप्लीट हम आधे घंटे की डिस्कशन कर लेते हैं कभी ना कभी इस पर, जिससे ये पूरा का पूरा जो इशू है ना कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कवर हो जाए। आधे अधूरे आर्टिकल आते हैं एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले। फाइनली एक हम डिस्कशन रखेंगे क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्या हुआ, जो अभी रिसेंट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग हुई, उससे क्या निकल के आया, क्या अभी भी चैलेंजेस हैं, सब चीज़ एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर मतलब कम से कम इस मेंस के लिए तो दोबारा से इस इशू को डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। फिलहाल हम आज जो 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलिफेंट्स की डेथ से संबंधित रेल एक्सीडेंट्स की वजह से। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का इंडियन रेलवेज से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एनआरआईएफ से संबंधित। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को जो सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर किया जाता है, कितना गलत कितना सही। कोट है आज का चर्चिल का, बेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज ए 5 मिनट कन्वर्सेशन विद द एवरेज वोटर। बात देखो बिल्कुल सही है। आप ना कभी किसी एवरेज वोटर से ना इंटरेक्ट करके देखिएगा, और ऑफकोर्स आप करते ही हो, मतलब आपकी अपने घर में भी कन्वर्सेशन होती होगी भाई बहन से, माता पिता से, पॉलिटिक्स के बारे में। तो आपको ये पता लगता है कि हमारे देश में या फिर किसी भी देश में जो वोटर्स हैं ना इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, सिर्फ रिटोरिक में आ जाते हैं। पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, अच्छी अच्छी स्पीच देते हैं कि हाँ सुन के अच्छा लगता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा कर देंगे एक बार वो सत्ता में आ गए। कई बार तो व्हाट्सएप पे जो बातें आती हैं सुनी सुनाई, उन बातों पर ओपिनियन बना लेते हैं एवरेज वोटर। आपकी बात नहीं हो रही, आप एवरेज वोटर नहीं हो। तो देखो, जब इस प्रकार से एवरेज वोटर्स की जो ओपिनियन है वो मैनिपुलेट कर ली जाती है, उन्हें पता भी नहीं लगता, तो उसके बाद जो पॉलिटिशियंस हैं इसे संख्या में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी सीट्स भी हासिल कर लेते हैं। तो फिर पूरा कंसेप्ट वो रहा कहाँ पे, मतलब डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आपको पता ही नहीं लगा, आपकी ओपिनियन मैनिपुलेट करवा के वोट हासिल कर लिया गया। बाद में भूल जाओ, 5 साल तक उन्हीं की सरकार रहेगी। 5 साल के बाद देखेंगे, 5 साल जब नज़दीक आएंगे तो फिर से बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, ओपिनियन मैनिपुलेट की जाएगी। इस कोट पर देखो वैसे बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी बात यह है कि आंसर राइटिंग में डेमोक्रेसी से संबंधित कुछ आपको लिखना हो ना, तो आप ये कोट इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एलिफेंट्स की डेथ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो बुरा है। पिछले 1 हफ्ते में 5 एलिफेंट्स की डेथ हो चुकी है ट्रेन से टकराने से। तो एक बार फिर से ये हफ्ता जो है वो हाईलाइट करता है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट इशू के बारे में। 26 नवंबर को पहला इंसिडेंट सामने आया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मदुकरई। ये जो रेल स्ट्रेच है ना, ये केरला के कांजीकोड तक जाता है। यहाँ पर इस स्ट्रेच पर ट्रेन जा रही थी और ट्रेन टकरा गई एलिफेंट्स के एक ग्रुप से, जिसमें देखो दुखद रूप से 3 एलिफेंट्स की जान चली गई। दूसरा एक्सीडेंट हुआ असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में जागी रोड के पास। इसमें भी 2 एलिफेंट्स की जान चली गई। दोनों के दोनों जो हादसे हैं ना वो रात को हुए। और पिछले 1 हफ्ते में जो इन 5 एलिफेंट्स की जान गई ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से, इनमें से 4 तो देखो काउस थी। एलिफेंट काउ मतलब फीमेल एलिफेंट, मतलब कंफ्यूज मत कीजिएगा, काउ नाम कहाँ से आ गया। एलिफेंट काउ फीमेल एलिफेंट होते हैं। देखो, इस प्रकार से रेलवे एक्सीडेंट्स हाथियों के हमारे देश में नई चीज़ नहीं है। प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। इन्होंने मई में एक आरटीआई के रिप्लाई में बताया था कि पिछले 11 सालों में एलिफेंट्स डेथ्स के क्या क्या रीजंस रहे हैं। 1160 एलिफेंट्स की पिछले 11 सालों में डेथ हुई है नेचुरल कॉजेज की वजह से। इसके अलावा 741 डेथ्स हुई हैं करंट लगने की वजह से। 186 यानी 186 एलिफेंट्स की डेथ हुई है रेल एक्सीडेंट्स की वजह से। 169 एलिफेंट्स की डेथ हुई है पोचिंग की वजह से, शिकार की वजह से। और 64 एलिफेंट्स की डेथ हुई है पॉइजनिंग की वजह से। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट्स का पैटर्न है ना,
ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा इसको स्टडी किया गया है कि आखिरकार एलिफेंट्स की डेथ क्यों होती है। रेलवेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स, एक्टिविस्ट, सब ने ये स्टडी किया है कि इस स्ट्रेच पर, मदुकरई स्ट्रेच पर जो कि केरला तक जाता है, यहाँ पर एलिफेंट्स की ज़्यादा डेथ क्यों होती है ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से। इवन देखो कैग की जो रिपोर्ट है ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ऊपर, इस रिपोर्ट में भी कहा गया है जो एलिफेंट पासेजेस है ना वहाँ पे एलिफेंट्स की कैजुअलिटीज़ की ज़्यादा रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। एलिफेंट पैसेजेस मतलब जैसे देखो ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर फॉरेस्ट है, उसके बाद थोड़ा सा खाली जगह है और यहाँ पे एक और नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर फॉरेस्ट है, तो हाथी ना ग्रुप में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, या फिर यूं कहें सिंपल भाषा में एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं। अब या तो देखो यहाँ पे कोई एलिफेंट कॉरिडोर हो जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल सही होगा, एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। लेकिन अगर बीच में यहाँ पे एक जंगल, यहाँ पे एक जंगल, बीच में कोई पासेज नहीं है ठीक से, सड़कें जा रही हैं, रेलवेज जा रही हैं, तो एनिमल्स को, हम हाथियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस आर्टिकल में, उनको बेचारों को पता नहीं लगता, वो रेलवे लाइन के आसपास खड़े होते हैं या फिर गुजर रहे होते हैं, और रेल आपको पता है बहुत फास्ट स्पीड से गुजर जाती है, इस वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सॉल्यूशंस अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रीजन ये है ये जो पासेजेस होते हैं ना यहां पर ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कैसे एलिफेंट्स को रोका जाए रेलवे लाइंस के नजदीक जाने से। देखो पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है, इस प्रकार की सोलर पावर्ड फेंसेस इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। ये जो सोलर पावर्ड फेंसेस होती है ना, अगर एलिफेंट्स इनके नज़दीक आएंगे तो उन्हें शौक लगेगा। अब आपके मन में आया होगा, अरे भैया अभी अभी तो डिस्कस किया था बेचारे इतने सारे एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है करंट लगने से, तो वो इसके नज़दीक आएंगे तो उन्हें तो करंट लग जाएगा ना। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन देखो ये जो सोलर पावर्ड फेंसेस है ना, इससे इतना तेज शौक नहीं लगता। ह्यूमन बींग्स हों या फिर एनिमल्स हों, उनको बिल्कुल एक मोमेंट के लिए थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन वो इतना गहरा शौक नहीं होता कि जिससे जान चली जाए। लेकिन ये जो इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस होती है ना या फिर बार्ब्ड वायर फेंसेस होती हैं, उनके नज़दीक जब एलिफेंट आते हैं ना, टच करते हैं, तब डेथ हो जाती है एलिफेंट्स की। तो सरकार को ये रोकना चाहिए, कोई भी इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस ना इस्टेब्लिश की जाए एलिफेंट्स को रोकने के लिए। हमारे देश में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, मतलब कुछ नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी हैं जैसे मानस, जहाँ पर ये हैंगिंग सोलर पावर्ड फेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं एलिफेंट्स को डेटर करने के लिए, रोकने के लिए। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है, जहां पर आगे जाने से एलिफेंट्स को रोकना है ना, वहां पर देखो सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास उगाई जा सकती हैं। एलिफेंट्स को ना ये फसलें अच्छी नहीं लगती, ये लेमन ग्रास और सिट्रोनेला, तो वो छोड़ देते हैं, मतलब जहां पे ये होती हैं वहां पे वो नहीं जाते हैं, उनको इनका टेस्ट बहुत घटिया लगता है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन जरूरी है एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में। उनको ये बात समझनी होगी कि एलिफेंट्स जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली एलिफेंट कॉरिडोर्स के आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझानी होगी और ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि कई बार ऐसे लोग जो एलिफेंट कॉरिडोर्स के आसपास रहते हैं अपनी फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस इस्टेब्लिश कर देते हैं, जिनसे करंट लगने से एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ये जो प्रपोजल है ना, कहीं कहीं पर जहाँ पे एलिफेंट पास है, देखो ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, बीच में कोई ऐसा ठीक का कॉरिडोर नहीं है कि एलिफेंट एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जा सकें, तो या तो देखो इको ब्रिज इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं इन दोनों मिनिस्ट्रीज के द्वारा मिलकर, जहाँ पे रेलवे लाइन्स हैं, या फिर अंडरपास इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, ताकि बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो एनिमल्स हैं वो एक जंगल से दूसरे जंगल में आसानी से जा सकें। इको ब्रिज या फिर अंडरपास। इसके बाद लास्ट में बोला जाता है, कैग की जो फाइंडिंग थी अंडरपास और ओवरपास से संबंधित, मतलब कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज की जुरिडिक्शन में वो जगह जहां पर एनिमल्स के लिए अंडरपास और ओवरपास इस्टेब्लिश किए गए थे ना, वहां पे कोई डेथ उसके बाद रिपोर्ट नहीं हुई। यानी
इस प्रकार के अंडरपास और ओवरपास एनिमल्स की मूवमेंट के लिए अगर इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो इनसे फ़ायदा होता है, एक्सीडेंट्स की घटनाएं कम हो जाती हैं। अथॉरिटीज़ को देखो इसके अलावा कैग के द्वारा दी गई और भी रिकमेंडेशंस को जल्दी से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस की हम बात करें, जहाँ पे एलिफेंट पासेज है ना, जहाँ पे एलिफेंट एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, ऐसे पासेजेस को समय समय पर आइडेंटिफाई किया जाए, रिव्यू किया जाए, क्या डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं या फिर डेथ्स बिल्कुल रुक गई हैं, अगर हो रही हैं तो फिर आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके बाद रेलवे स्टाफ को सेंसिटाइज किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कैसे इन घटनाओं से डील करना है, कैसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना है। ट्रेन सिग्नल्स को भी स्टैंडर्डाइज किया जाए। ट्रेन सिग्नल्स मतलब आप रेलवे ट्रैक के नज़दीक देखते नहीं जो साइंस होते हैं कि आगे खतरा है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आने का टाइम, मतलब ताकि पैसेंजर्स को पता लग जाए ट्रेन की मूवमेंट्स के बारे में। अब एनिमल्स को कैसे पता लगेगा, पता नहीं क्यों राइटर ने ये लिखा है किस संदर्भ में, लेकिन पैसेंजर्स के लिए होते हैं ये ट्रेन सिग्नल्स। मैं आपको फोटो भी दिखाता हूं। ये देखो, ये एग्जाम्पल्स हैं ट्रेन साइंस के। ये बताने के लिए होता है कि पैसेंजर्स को कब ट्रेन आने वाली है, कहाँ पे क्रॉसिंग है, ये सब चीज़ें, इनको स्टैंडर्डाइज किया जाए। इसके बाद राइटर कहते हैं हनी बी साउंड एमिटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, हाथियों को ना ये मक्खियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जैसे हाथी यहाँ पे मूव कर रहे हैं, अगर आगे उनको मक्खियों की आवाज़ सुनाई देगी ना तो वो आगे नहीं जाएंगे। तो जहाँ पे भी एलिफेंट पैसेज है ना, जहाँ पे रेलवे की क्रॉसिंग्स भी हैं और पता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, जब तक कि अंडरपास ओवरपास नहीं इस्टेब्लिश किए जाते, हनी बी साउंड एमिटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। पता लग जाए कि हाँ हाथी आने वाले हैं, उसी समय ये जो डिवाइस है ना इनको स्टार्ट कर दो, मक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ आने लगेंगी और हाथी आगे नहीं जाएंगे। लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, हमारे देश में ना 29,964 एलिफेंट्स हैं, 29,964, इनमें से 14,580 साउदर्न रीजन में हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर काम करना होगा कि ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई लंबे समय तक चलने वाला सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जा सके। टेम्परेरी सॉल्यूशन से काम नहीं चलता, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस की आवश्यकता है, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडियन रेलवेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस करें। हमारे देश में देखो पॉपुलेशन है 130 करोड़ के आसपास। लेटेस्ट सेंसस कंडक्ट हुआ नहीं, कोविड की वजह से अब स्टार्ट होगा। इंडियन रेलवे जो है वो पूरी दुनिया का चौथे नंबर पे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। पिछले कुछ सालों में रेलवे जो है, इंडियन रेलवेज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। जैसे देखो फाइनेंस की कमी, इस वजह से रेलवेज अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया ना, जिसमें यह प्रोविजन है कि ऐसी एसेट जो अभी अनयूटिलाइज्ड है या फिर यूटिलाइज हो ही नहीं रही है, उसको यूज़ करना प्राइवेट कंपनीज को लीज पर देके ताकि ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जा सके, तो वो प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रेलवे संबंधित और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन रेलवेज़ की सिग्निफिकेंस क्या है। हमने जाना कि पूरी दुनिया का चौथा सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडियन रेलवेज। साइज़ है, नेटवर्क साइज़ है 1,21,407 किलोमीटर और टोटल ट्रैक जो है वो है 67,368 किलोमीटर्स का। हालांकि देखो एक दुखद बात आपको बताऊं, जब देश आज़ाद हुआ था ना, चाइना भी साथ साथ आज़ाद हुआ था, तो उस समय इंडियन रेलवेज़ की जो टोटल ट्रैक था ना वो चाइना से ज़्यादा था। बट हमारे देश में ना जो रेलवे ट्रैक है उतना तेज़ गति से नहीं इंक्रीज हो सका ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने के बाद, जबकि चाइना में जो रेलवे ट्रैक है ना बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। आज चाइना का जो रेलवे ट्रैक है हमसे काफ़ी बड़ा है। इंडियन रेलवेज ऑलमोस्ट 13 लाख लोगों को रोजगार देता है। खास करके जो फ्री ट्रेन्स हैं जो माल भाड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं, वो व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में जो फ्री ट्रेन्स हैं वो सस्ती हैं। एक एग्जांपल है, हमारे देश में 90% जो कोल्स है ना वो रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और ये 90% कोल हमारे देश की 50% पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो आप रेलवेज की अहमियत को समझ सकते हो इस लाइन से।
फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें रेलवे सेक्टर को, 2014 का जो साल था ना, वो रेलवेज के दृष्टिकोण से, रेल रिफॉर्म्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 2014 में सरकार ने रेलवेज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ना सिर्फ अलाउ किया, बल्कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100% एफडीआई को परमिट कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाटरशेड मूवमेंट थी। मतलब इस प्रकार से ना सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना, बल्कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई को अलाउ करना। 10 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया था, जैसे कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, जहां पर ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई अलाउ की गई। इसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा रेलवे से संबंधित जो डेटा रिलीज किया गया है, उसके अनुसार अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2021 के बीच में इंडियन रेलवेज में 1.23 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई। अच्छी बात है, 10,000 करोड़ के आसपास हो गया ना, थोड़ा कम। लेकिन देखो, इंडिया में टोटल जितनी एफडीआई आई ना इस पीरियड में, उसका ये सिर्फ 0.23% है। तो मतलब ज़्यादा एफडीआई आ रही है, रेलवेज में कम आ रही है। अगर रेलवे से संबंधित इनिशिएटिव्स की बात करें, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान 2020, ये दोनों इस संदर्भ में अहम हैं। जब आपको रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित पॉइंट्स लिखने हो ना, इन दोनों का जिक्र जरूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की। इसमें देखो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 13.7 ट्रिलियन रुपीज़, डॉलर नहीं है, रुपीज़ हैं, दोनों के द्वारा, सेंटर और स्टेट के द्वारा मिलके 2021 से लेके 2024-25 के बीच में, जिसमें से देखो 1.6 ट्रिलियन रुपीस जो है ये तो खर्च किया जाएगा पीपीपी मोड से, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से। इसके बाद बात करें ड्राफ्ट एनआरपी 2020 की, यानी ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान 2020 की। इसमें कहा गया है आने वाले 30 सालों में रेलवेज का जो फ्रीट शेयर है ना, जिसे मॉडल शेयर भी कहा जाता है, इसे इंक्रीज किया जाएगा 26% से लेकर 45% तक, और पैसेंजर्स को भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। अब लास्ट पॉइंट है रेलवेज एंड एसेट मोनेटाइजेशन से संबंधित, वही बात जो हमने शुरुआत में डिस्कस की। सरकार का ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, अभी तक अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड जो पब्लिक एसेट है ना, उसका इस्तेमाल करके रेवेन्यू के नए सोर्सेज जनरेट करने का। तो इसमें सरकार क्या करती है, जैसे हाईवेज, गैस पाइपलाइंस, रेलवेज, इनको प्राइवेट कंपनीज को लीज पे दे दिया जाता है कि भैया इतने सालों के लिए हम आपको लीज पर दे रहे हैं, आप कुछ भी कीजिए, हमें इतना रेवेन्यू आप दे दीजिए, आप इससे कमाना चाहते हैं फर्दर कमा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार का जो ये प्रोग्राम है ना एसेट मोनेटाइजेशन वाला, सरकार का अनुमान है हम इससे कमाएंगे 6 ट्रिलियन रुपीज़, और सरकार ने ये भी प्लान बनाया कि 6 ट्रिलियन रुपीज़ में से 25% तो हमें रेलवे कमा के देगा, यानी 1.5 ट्रिलियन रुपीस। इसके बाद आर्टिकल में इंडियन रेलवेज के द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उनकी बात की जाती है। फंडिंग रिलेटेड इशू तो आपको पता ही है, आज़ादी के बाद से ही ना रेलवेज गवर्नमेंट सपोर्ट पर डिपेंडेंट है अपना कामकाज चलाने के लिए। ज़्यादातर उनको जो रेवेन्यू मिलता है ना, दोनों ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से या फिर फ्री ट्रेन से या फिर एडवर्टाइजमेंट से, उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता, मतलब उतना तो ऑपरेशंस में खर्च हो जाता है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट के ऊपर रेलवेज डिपेंड रहती हैं। कम रेवेन्यू होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है, इस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कोलोजन्स, डीरेलमेंट, पटरी से उतर गई ट्रेन, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं। हमने डिस्कस किया अभी पिछला आर्टिकल ही एलिफेंट्स और मैन कन्फ्लिक्ट से संबंधित। नेक्स्ट है रेवेन्यू लॉस, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, रेवेन्यूज़ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट हुज रीडेवलपमेंट कॉस्ट, इंडियन रेलवेज ना 125 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर रहा है, इस पे कॉस्ट आएगी 50,000 करोड़। नेक्स्ट अंडर कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स की कैपेसिटी ना हमारे देश में ज़्यादा नहीं है। आप टिकट बुक करते हो, आपको बहुत बार सीट ही नहीं मिलती, मतलब वेटिंग लिस्ट में आ जाता है आपका नाम। 2018-19 में 8,84,00,000 पैसेंजर्स ऐसे थे जो ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन वो वेटिंग में ही रह गए, ट्रैवल नहीं कर सके। तो मतलब स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। वे फॉरवर्ड में सबसे पहला पॉइंट तो मोनेटाइजेशन ऑफ रेलवेज से ही संबंधित है। ये देखो गेम चेंजर हो सकता है अगर रेलवेज ने अपनी एसेट्स को ठीक से यूटिलाइज किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रेलवेज को फंड मिलेगा काफ़ी ज़्यादा रेलवेज मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट से।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मिंग द रेलवेज। देखो अगर इंडिया को डेवलप कंट्रीज की श्रेणी में आना है ना, तो जैसे यूएस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इन देशों में रेलवेज काम करती है, स्पीड भी है, एफिशिएंसी भी है, उसी प्रकार से इंडिया को रेलवेज डेवलप करनी होंगी। ये बात इंडियन रेलवेज विजन 2020 रिपोर्ट में भी बोली गई थी। इसके बाद राइटर फिर से जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है उसी के बारे में बोलते हैं कि रेलवेज के पास ना स्कोप बहुत ज़्यादा है। इतना सारा रेल लैंड जो है, रेलवेज का लैंड जो है खाली पड़ा होता है, उनको टेलीकॉम कंपनीज को दिया जा सकता है, जो टेलीकॉम टावर है वो इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर केबल्स बिछाने के लिए। जैसे दिल्ली मेट्रो है, वो कितना इनोवेटिव ढंग से पैसा कमाती है। जो नाम है मेट्रो स्टेशंस का वो भी किसी ब्रांड को दे दिया जाता है कुछ पैसे लेके। उसी प्रकार से इंडियन रेलवेज भी तो इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर सकती है ना। ट्रेन्स के ऊपर में एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, रेलवे स्टेशंस पे एटीएम हो सकते हैं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, जो कि सरकार अब चाहती भी है। देखना ये होगा रेलवे से संबंधित जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है ना वो कितना सफल होगा, कितना इनोवेटिव ढंग से रेलवेज जो है वो पैसा कमा सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडियन रेलवेज से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है ना, ये देखो एजुकेशन से संबंधित है। कंपेयर किया जाता है इसमें जो सेंटर फंडेड हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टेट फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ या फिर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंपैरिजन में राइटर कहते हैं कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करना, जो स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना उनको सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करना, इसका मतलब आप एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हो ऑरेंजेस से। ऐसा क्यों कहते हैं राइटर, उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ना डेटा डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में टोटल 1043 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें देखो 48 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 135 इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, 386 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा अलग से इस्टेब्लिश किए गए हैं, 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, 327 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है, 36 गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, 10 गवर्नमेंट एडिड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और 80 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस डेटा को एनालाइज करने के बाद देखो एक बात ये पता लगती है, हमारे देश में जो टोटल 1043 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं ना, इसमें से 184 तो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेट करती है, जबकि बेचारे स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना उनको ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो तो जो सैलरीज हैं वो भी मुश्किल से दे पाते हैं। लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ना कि सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में। यहाँ पर देखो जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना वहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या है 13,97,527 और स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की संख्या है 9,22,944। मतलब समझ गए ना आप, जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ है ना वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, पैसे इनको कम मिलते हैं। जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं आईआईटी जैसे कि एनआईटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या कम है, यहाँ पे इनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और देखो एक चीज़ राइटर ये बोलना चाहते हैं, जो ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना यहाँ से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं ना वो तो काम करते हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, लेकिन ये जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं ना जैसे आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, यहाँ से ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास आउट होकर चले जाते हैं विदेशों में, वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो मतलब जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज़ है ना वहाँ से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन कॉलेजेस को, उन यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता, तो कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा ना स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के पक्ष में है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को पैसा नहीं मिलता, इस पर सरकार ध्यान नहीं देती, इसी वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में उनकी रैंकिंग जो है वो पीछे पीछे जाती है। जैसे 5 पैरामीटर्स के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। 2 पैरामीटर्स को राइटर एनालाइज करते हैं, एक तो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। राइटर कहते हैं इस पैरामीटर में ना बहुत सारे
मैट्रिक्स आते हैं, जैसे स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। तो दिक्कत पता है क्या है, अब फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को आप देखोगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और ये रेशियो देखो पहले के अपेक्षाकृत बल्कि ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में नए रिक्रूटमेंट्स कम हो रही हैं। मतलब पहले जो काम करते थे वो रिटायर हो गए, नए रिक्रूटमेंट्स ज़्यादा हुई नहीं, तो ये रेशो और ज़्यादा खराब हो गया। इसके बाद दूसरा जो पैरामीटर है ना, जिसके आधार पर NIRF रैंकिंग जारी की जाती है, उसको एनालाइज करते हैं राइटर, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसमें भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे देखो क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, प्रोजेक्ट के फुटप्रिंट्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो देखो ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पे आपको पता है रिसर्च पेपर्स तो पब्लिश होते हैं, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब PhD करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं वो क्वालिटी रिसर्च पेपर्स नहीं होते, क्योंकि आपने पैसे एलोकेट नहीं किए रिसर्च के लिए, आपके यहाँ पर मॉडर्न लाइब्रेरीज नहीं है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कैसे आप अच्छी रिसर्च करोगे ऐसे इकोसिस्टम में? तो कुल मिला के इस आर्टिकल में राइटर के कहने का मेन एसेंस ये है कि देखो अब सरकारों को ना फाइनेंशियल एलोकेशन की जो स्ट्रेटजी है ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो चेंज करनी होगी। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट करना होगा, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा अच्छा है अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को पैसा देते हो। ये PhD स्टूडेंट्स का शेयर भी दिया जाता है। सबसे ज़्यादा PhD स्टूडेंट्स ना स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में है हमारे देश में, 29.8%। उसके बाद इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में 23.2%, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में 13.9% और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 13.6%। फंड एलोकेशन ना होने की वजह से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है ना बहुत ज़्यादा पिछड़ गई हैं। अब तो देखो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड, हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इन सब नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा पिछड़ रही हैं। तो आवश्यकता ये है ना सिर्फ गवर्नमेंट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पर ध्यान दें, बल्कि इसके साथ साथ NIRF जो रैंकिंग जारी की जाती है ना, उसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर करना गलत है। ये एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर करने के समान है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।